आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे संख्याओं के साथ खेलना अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का पहला और दूसरा प्रश्न, जिसमें हम गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, गुणनखंड क्या होता है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। अगर हमें कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है पूरी बार, वो कहलाते हैं उसके गुणनखंड। जैसे हम ये कल्पना करें कि हमारे पास 10 टाफियाँ हैं। हमारे पास क्या हैं? 10 टाफियाँ हैं। अब हमें ये टाफियों को बच्चों में बांटना है। क्या करना है? तो कितने कितने बच्चों में, अगर 2 बच्चे हों, हम कल्पना करें अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में कितनी कितनी टॉफियाँ बढ़ जाएंगी? देखो, 5 पहले को मिलेंगी और 5 क्या मिल जाएंगी दूसरे को। यानी कि 10 में क्या होता है, 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 5 बार। इसका मतलब ये होता है कि 10 टॉफियों को 2 लोगों में बांटा तो प्रत्येक को कितनी मिली? 5। तो इसका मतलब क्या है, 10 टॉफियाँ 2 लोगों में पूरी विभाजित हो गई तो 2 10 का एक गुणनखंड हो गया। 10, अब 3 बच्चों में अगर हमको टॉफियाँ बांटनी है, 10 टॉफियाँ 3 बच्चों में बराबर बांटनी है बिना तोड़े, तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। 3 टॉफियाँ पूरी मिलेंगी और एक टॉफी को क्या है, अगर बराबर बांट के खाना है तो 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 3 जो है 10 का एक गुणनखंड नहीं है। 3 में डिवाइड हमको करना था, तो 4 लोगों में हम बांट सकते हैं 10 टॉफियों को? नहीं बांट सकते। 5 में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। 10 टॉफियाँ हैं, 5 लोगों में हमको बांटनी है, तो कितनी कितनी पहुँचेंगी? 2 टॉफियाँ मिलेंगी सबको कितनी मिलेंगी? 2 टॉफियाँ मिलेंगी। यानी कि 10 में 5 का भाग पूरी बार गया तो 5 क्या है, 10 का एक गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, समझ में आया आपके? तो ऐसी संख्याएं, दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है वो कहलाती हैं गुणनखंड। अब जैसे आपकी प्रश्नावली में है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है 3.1 में, पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है, आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं के आपको गुणनखंड बताने हैं। जैसे 24 है, जैसे क्या है 24। अब देखो 24 में अगर एक व्यक्ति को टॉफियां बांटनी हो पूरी 24, तो सारी की सारी मिल जाएंगी 24 की 24। अगर 2 भाइयों में बांटनी है, 2 बच्चों में बांटनी है, तो कितनी मिलेंगी? 12 मिलेंगी, बराबर बढ़ जाएंगी पूरी। 3 में अगर बांटनी हो 3 बच्चों में, तो देखो 8 3 24 होता है, तीनों बच्चों को 8 पूरी टॉफियां मिल जाएंगी। तो 3 का भाग भी 24 में पूरी बार जा रहा है। 4 बच्चों को अगर बांटनी हो तो देखो 4 छक 24 होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 6 टॉफियां पूरी मिल जाएंगी बिना तोड़े हुए। 6 का गया, 4 का गया, 5 का जाता है नहीं जाएगा, 6 का। 6 बच्चे अगर हैं तो प्रत्येक को 4 टॉफियां मिल जाएंगी। 8 का जाता है, उसके बाद देखो 7 का नहीं जाता, 8 का भाग जाता है 24 में, 8 3 24, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफियां मिल जाएंगी। और 12 का जाएगा और फिर 24 का जाएगा, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 बच्चे हैं तो सबको एक टॉफी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो गए, 24 के गुणनखंड हो गए। जिन जिन संख्याओं का भाग 24 में जाता है वो सारी संख्याएं 24 की गुणनखंड हो गई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो 1 भी शामिल है और 24 भी शामिल है। दूसरी संख्या हम देखते हैं, आपको दिया गया है 15, आपकी में बी दिया है, पहले का ए ये था, पहले का बी आपको दिया है 15। देखो एक बच्चा अगर है तो 15 की 15 टॉफी उसको मिल जाएंगी। 2 बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं, बांटनी पड़ेगी हमको। 3 बच्चे हैं तो 5 टॉफियां मिलेंगी, 3 पंजे 15 हो गया। 4 का भाग 15 में नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 3 15, 5 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 3 टॉफियां मिल जाएंगी। ठीक है। 5 के बाद किसी का भाग जाता है 15 में? किसी का भाग नहीं जाता, केवल जाएगा किसका? 15 का। तो देखो गुणनखंड करने तो आपको आ गए, क्या क्या गुणनखंड होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं इनके। अब देखो एक जो होता है वो सभी का फैक्टर है। एक जो है वो क्या है, सभी का फैक्टर है, सभी का क्या है, गुणनखंड है। और 24 था तो 24, 15 था तो 15, यानी कि दूसरी जो है स्वयं संख्या, जो अन्य जो संख्या दी गई है जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, वो स्वयं की क्या होती है, फैक्टर होती है। ठीक हो गया। तीसरी चीज, 2 चीजें तो ये हो गई, एक सभी का होता है गुणनखंड और वो संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि गुणनखंड या तो बराबर होगा या छोटे होते हैं। देखो 24 के या तो बराबर है या 24 से छोटे हैं। 15 के गुणनखंड या तो 15 के बराबर है या 15 से छोटे हैं। ठीक है। तो गुणनखंड क्या होते हैं, बराबर, जो जिस संख्या के हम गुणनखंड कर रहे हैं उसके बराबर या उससे छोटे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो गए गुणनखंडों के बारे में बात। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही पहले में A B C D E F जो निकालें सबके आप गुणनखंड निकालेंगे। अब दूसरी चीज होती है गुणज।
दूसरी क्या होती है, दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी है वो होती है गुणज। अब गुणज क्या होता है, तो देखो ये जितने भी गुणनखंड हैं, 24 के जितने भी गुणनखंड हैं, 24 इन सब का गुणज है। उल्टा होता है इसका, एक का गुणज है 24 यानी कि 1 गुणा 24 करेंगे 24 आ जाएगा। 2 का गुणज है 24 यानी कि 2 को किसी संख्या से गुणा करके 24 लाया जा सकता है, पूरी पूरी संख्या से लाया जा सकता है, 12 से गुणा करेंगे। 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो गुणज क्या होते हैं, गुणज होते हैं आपके जो दी गई संख्या के जो गुणनखंड हैं वो गुणनखंड क्या होते हैं, उसके गुणज होते हैं, दी गई संख्या के गुणज होते हैं। जैसे आपकी प्रश्नावली में दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने हैं। तो 5 के गुणज लिखने हैं हमको, क्या लिखने हैं हमको, 5 के गुणज। तो क्या होंगे, 5 का भाग किस में जाता है, 5 एकम, 5 गुणज है इसका। अगर 2 से गुणा कर दें तो दूसरा गुणज कितना हो गया, 10 हो गया। अगर 3 से गुणा कर दें तो तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 4 से गुणा कर दें तो चौथा गुणज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से गुणा कर दें तो पांचवा गुणज क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो गए गुणज। अब देखो गुणज, अच्छा गुणनखंड में क्या था, एक चीज़ हमें और बतानी थी, वो क्या है, गुणनखंड जो होते हैं, गुणनखंड की जो संख्या है, गुणनखंडों की संख्या जो है वो जो होती है निश्चित होती है, परिमित होती है, फाइनाइट, यानी कि उनको गिना जा सकता है, उनको लिखा जा सकता है। लेकिन गुणज जो हैं, गुणज क्या हैं, ये इन्फिनिटी होते हैं, अनंत हो सकते हैं, असंख्य हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। आने वाली संख्याओं से हम गुणा करते रहेंगे तो गुणज कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इससे, देखो 5 का गुणज 5 है, 5 का गुणज 10 है, 5 का गुणज 15 है। तो किसी दी गई संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। गुणनखंड में इसका उल्टा था, बराबर या छोटा था, गुणज में क्या होता है, या बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके में, पहली चीज हमने गुणनखंड सीखी, दूसरी हमने देखी गुणज, और तीसरी जो चीज आपके किताब में दी गई है वो है संपूर्ण संख्या। वो क्या है, संपूर्ण संख्या क्या होती है, देखो संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसी संख्या को कहते हैं, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो। जैसे 6 लेते हैं हम, 6 के गुणनखंड करेंगे क्या है, 1 का भाग जाता है 6 में, ठीक है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, और किसका जाता है, 6 का। अब इनको जोड़ो, 1 धन 2 धन 3 धन 6 करो, कितना आ जाएगा, 6 3 9 10 11 12। तो कितना आ गया, ये दी गई संख्या का दुगना आ गया। अगर गुणनखंडों का योग जिस संख्या के आप गुणनखंड निकाल रहे हैं उसका दुगना है तो वो संख्या कहलाती है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी संख्या हम लेते हैं, इसमें 28 लेते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है, 28 है। 28 के गुणनखंड क्या है, 1, 2 का भाग जाता है 28 में, 4 का जाता है, फिर 7 का जाता है, फिर 14 दूनी 28 होता है, फिर 28 से कम 28 होता है। इन सबको जोड़ो, देखो 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28 अगर हम करें तो ये तो 28 है ही, इन सबको जोड़ के भी 28 आ रहा होगा। देखो 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 4 25, 26 27 और 28, 28 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ रहा है। यानी कि क्या है, दी गई संख्या का दुगना आ रहा है। तो ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और आपने अगर इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं।